प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पहला वीडियो बनाए थे कि OMR शीट में कैसे हम उत्तर अंकित करेंगे, और उसके बाद अब हम चलते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा निर्गत किया गया है कक्षा 8 के लिए। तो हमने वहाँ बताया था कि इसका पूर्णांक 50 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न की अधिमानना यानी प्रत्येक अंक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में जो कि 2.5 अंक यहाँ दर्शाया गया है। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या हम देख रहे हैं कि 20 प्रश्न दिया हुआ है। तो एक प्रश्न का अधिमानना अगर 2.5 होता है तो 20 प्रश्न का अधिमानना हम लोग निकाले थे। 20 गुना 2.5 करने से 50 नंबर होता है। तो देखिए यहाँ एक सेट नंबर 1 जारी किया गया है। 2021 में जो परीक्षा होने वाला है उसी का ही ब्लूप्रिंट है और इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। यहाँ जो प्रश्न है इससे अलग पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसी तरह से प्रश्न हल करके तैयार करना है। जैसे हम एक एक करके इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा बताते हैं, आप इस पर ध्यान दें और इसी तरह का जो भी प्रश्न है और भी पुस्तक से आप तैयार करें। जैसे 1/2 का समतुल्य परिमेय क्या होगा? 1/2 देखिए, तो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अंश और हर को एक ही संख्या से गुना करते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 से अगर गुना करते हैं तो ये आएगा 2/4। देखिए यहाँ विकल्प जो दिया है 2/4 ये आ रहा है। अगर 3 से गुना करेंगे तो 3/6 आएगा, जो कि यहाँ 3 है लेकिन नीचे 6 नहीं है। 5 से अगर गुना करते हैं तो 5/5 यानी 5/10 आ जाएगा यहाँ, जो कि यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है 2/4, जो कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देना चाहेंगे, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे देते हैं, तो ये इस इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं। द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। एज I have discussed just now in Hindi, it is multiplying by 2/2. Both the numerator and denominator are multiplied by 2, so it is 2/4. तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1/2 का क्या होगा, 2/4। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अगर -9 रहे तो इसका ऑपोजिट यानी इसका उल्टा +9, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। दो संख्याओं को योज्य प्रतिलोम तभी कहेंगे जब दोनों का जोड़ 0 हो। तो इसका मतलब क्या है कि -9 अगर दिया हुआ है तो उसके साथ अगर 9 जोड़ेंगे तो ही 0 प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि -9 का योज्य प्रतिलोम यहाँ क्या होगा, 0 होगा, 9 होगा, जो कि तीसरा विकल्प में दिया हुआ है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9 इज विच वन, 9। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लिए। अब देखिए 4/5 का वर्ग निकालना है। 4/5 का वर्ग ऐसे लिखते हैं, यानी 4/5 को 4/5 से हम गुना करेंगे। तो देखिए जब इकाई का अंक 5 रहता है तो इसको गुना करना कितना आसान है। 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 25 लिख देंगे। इस 4 को या इस 4 को किसी भी एक को हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। 4 + 1 करेंगे तो 5 और गुना 4 कर देंगे तो 20। यहाँ देखिए दशमलव बैठाएंगे, पहला में 4.5 है, एक के बाद दशमलव है, और दूसरे में भी 4.5 है, मतलब दाहिने तरफ से गिनते हैं, एक के बाद दशमलव है। तो पहला वाला में 1 के बाद और दूसरा वाला में भी 1 के बाद, 1 और 1 मिला के 2 होता है, इसलिए हम यहाँ 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 4/5 का वर्ग क्या होगा, 20.25। सो स्क्वायर ऑफ 4.5 इज 20.25, 20.25 होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हम लोग कर लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, वर्गमूल 81 100 का वर्गमूल निकालना है। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो 81 100 का वर्गमूल निकालना है, 8100 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 81 यानी 81 को कौन दो संख्याओं का गुणनफल से 81 यानी 81 होता है, 9 गुना 9 से, और 81 गुना 8100 यानी 8100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 81 गुना 100। तो 81 को हमने लिखा 9 गुना 9 और 100 को लिखेंगे 10 गुना 10। वर्गमूल निकालते समय हम देखते हैं कि हर एक जोड़ी से एक संख्या को निकालते हैं वर्गमूल के रूप में।
10 गुना 10 का जोड़ी से 10 निकालेंगे। तो इस तरह से वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 90। ये हम शॉर्टकट तरीके से, संक्षिप्त तरीके से बनाए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग को निकालना पड़ता है। 9 नहीं लिख के हम लोग को लिखना पड़ता है 3 गुना 3, फिर दूसरा 9 को फिर लिखते 3 गुना 3, 10 को लिखते 2 गुना 5, फिर और एक 10 को लिखते 2 गुना 5। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। हर एक जोड़ी से निकालेंगे, 3 और 3 के जोड़ी से 3 निकालेंगे, अगला 3 गुना 3 के जोड़ी से फिर 3 निकालेंगे। इस तरह से यहाँ 2 और 2 का जोड़ी होगा तो 2 निकलेगा, और 5 और 5 का जोड़ी से 5 निकलेगा वर्गमूल के रूप में। अब इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, दूने 9 और 5 दूने 10, 9 गुना 10 आ गया इसमें भी। तो अभी निकाले थे 90। तो ये हम संक्षिप्त रूप से बता दिए, लेकिन असली में सही तरीका यही होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हमें निकालना चाहिए। तो ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस तरह से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8100 8100, तो इसका वैल्यू होगा 90। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर लिए। अब देखिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न क्या है, मैंने ये जो प्रश्न दिया हुआ है एक के साथ दूसरा विषय जोड़ के ये प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम सिर्फ गणित का प्रश्न उत्तर को हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 45 नंबर दिया है। पहला 20 एक विषय का दिया है, दूसरा 40 तक दूसरा विषय का दिया है, फिर 41 से अभी गणित तीसरा विषय का दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गणित को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा विषय को भी देखेंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा पूर्ण घन है। पूर्ण घन कब होता है, जब 3 संख्याओं का गुणनफल एक संख्या देता है तो हम कहते हैं कि वो पूर्ण घन है। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8, अगर 8 रहता है तो हम बोलते हैं कि ये पूर्ण घन है। तो उस तरह का संख्या हमें देखना होगा। 8100 8100 अभी हम लोग निकाले थे, जो कि पूर्ण वर्ग होता है। 100 ये भी पूर्ण वर्ग होता है, 10 गुना 10। अब हमें इन दो संख्याओं को देखना है। देखिए 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, यानी 3 बराबर संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण घन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 2 नंबर जो ऑप्शन है ये पूर्ण घन होगा, क्योंकि ये 3 बराबर संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा रही है। तो ये 1000 जो है पूर्ण घन होगा। तो व्हिच वन इज द परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 1000। हम लोग फैक्टर निकालते हैं। जैसे यहाँ तो हम शॉर्टकट बता दिए 10 गुना 10 गुना 10, लेकिन 1000 का हम फैक्टर निकालेंगे। 10 का क्या करते, 2 गुना 5 लिखते, फिर दूसरा 10 का भी 2 गुना 5, फिर तीसरा 10 को भी 2 गुना 5। इस तरह से हम अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या मिलता है, यहाँ 3 2 है, 3 बार 2 गुना है तो 2 गुना 2 गुना 2 है, और 5 भी 3 बार गुना है तो 5 गुना 5 गुना 5। तो क्या होता, यहाँ 2 का 3 संख्याओं का 2 एक ग्रुप बनाया, और यहाँ 5 का एक ग्रुप बना है 3 संख्याओं से। तो इस तरह से पहला से हम लोग को 2 आता और दूसरा से 5 आता। तो इस तरह से 2 गुना 5 10 इसका घनमूल होता, या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 बराबर संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको हम लोग लिख पा रहे हैं। इसलिए 1000 जो है ये पूर्ण घन है। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1024 इनमें से किसके बराबर है। तो 1024 देखिए 2 का यहाँ 10 घातांक है, 2 का 9 घातांक, 2 का 8, 2 का 24, यानी 2 को हम 10 बार गुना करेंगे तो क्या 1024 आएगा। तो देखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, गुना 2 करेंगे 16, गुना 2 32, गुना 2 64, 64 गुना 2 128 होता है। फिर 128 गुना 2 करेंगे, या फिर 2 गुना 2 128 गुना, देखिए यहाँ तक हम लोग गुना किए तो 128 हुआ। 2 गुना 2 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128 गुना 4, 128 गुना 4 करने से क्या 1024 आएगा। 4 अट्ठे 32, यानी इकाई का मान 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं होगा, यहाँ और एक 2 लेना होगा, यानी 8 लेना होगा। तो अगर 8 से गुना करते हैं तो 8 अट्ठे 64, हाँ इकाई का स्थान, यानी इसका गुणनफल अभी हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1024। तो यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 10 बार है। 2 को 10 बार गुना करने से 1024 होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 का 10 घातांक जो होता है 1024 होता है, यानी 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1024। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न किसके बराबर है, 7 का 5 घातांक माइनस 7 का 2 घातांक। तो क्या ये 7 का 5 बटा 2 घातांक हो सकता है, नहीं। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, नहीं। ये कब होता, ये 7 का 5 बटा 2 घातांक कैसे होता,
या फिर 7 का 5 माइनस 2 घातांक कब होता, जब ये दोनों भाग रहता है, यानी 7/5 यहाँ बीच में माइनस नहीं रह के भाग रहता इस तरह से। तो हम क्या करते, अगर आधार बराबर होता है और घातांक अलग अलग होता है और भाग रहने से हम क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं इसको। तो क्या ये तीनों चारों विकल्पों में से कोई हो सकता है? देखिए, अगर यहाँ पर देखिए 7 माइनस 7 का 5 माइनस 2 घातांक लिखा गया है। अगर हम 7 का 5 घातांक अगर ले लेते हैं कॉमन में, तो क्या होता है 7/5 घातांक बटा 7 का 5 घातांक माइनस 7 का 2 बटा 7 का 5, क्योंकि हमने 7 का 5 घातांक क्या ले लिया है, कॉमन निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 का 5 घातांक, और ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, और ये होगा 7 का 2 माइनस 5 घातांक। तो क्या ये विकल्प भी है इसमें भी ये विकल्प भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है। ये प्रश्न इस तरह से होना चाहिए, यहाँ घटाव के जगह पर यहाँ भाग होना चाहिए था। तो ऐसा होना चाहिए था प्रश्न, तो उसका विकल्प के रूप में हम लोग निकालते 3, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो इसके आधार पर हमें कोई भी विकल्प नहीं मिल पा रहा है। जैसे अगर 7/2 घातांक हम कॉमन उभयनिष्ठ निकालते हैं और 7/5 माइनस 7/2 हो, ऐसा प्रश्न रहे, तो 7/2 हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/5 घातांक बटा 2 करेंगे तो घटाव हो जाएगा -1 होगा। तो ये क्या आएगा 7/2 और 7/3 घातांक -1, यानी ये भी विकल्प हमें कहीं दिख रहा है क्या, 7 इसको अगर जोड़ लेंगे तो ये भी विकल्प हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रश्न थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ घटाव के जगह पर यहाँ भाग होना चाहिए। तो इस तरह से इसका उत्तर आता और हम लोग बोलते तीसरा विकल्प सही है। तो इसको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा प्रश्न रहता है तो इसमें पूरा नंबर दिया जाएगा, अगर बच्चे कोई भी विकल्प चयन कर लेंगे तो भी उसमें पूरा नंबर दिया जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 में -2xy का संख्यात्मक पूर्णांक गुणांक क्या है। संख्यात्मक -2xy में संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो ये है संख्या -2 और ये है लेटर अक्षर। तो इस तरह से संख्यात्मक गुणांक बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, -2 बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प सही है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये है न्यूमेरिकल नंबर और ये है लेटर। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट अगर इस तरह से बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखेंगे -2 और लिटरल कोफिशिएंट अगर पूछता तो हम लोग लिखते x का मैंने x का लिटरल कोफिशिएंट अगर पूछता तो y होता, या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट xy का है यहाँ -2। तो लिटरल कोफिशिएंट यहाँ xy है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ -2 है। तो हमें चाहिए संख्यात्मक गुणांक जो कि -2 होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको और भी पुस्तक से हल करके जानना होगा ताकि आप इस तरह का प्रश्न आने से हल कर पाएंगे। 50 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। द्विपद बीजीय व्यंजक यानी बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। बाइनोमियल का मतलब या द्विपदी का मतलब होता है 2 पद होना चाहिए। देखिए ये एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। द्विपद कब होता है, ये द्विपद है जब 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी चर मान जब जोड़ या घटाव से अलग रहता है तो उसको हम द्विपद बोलते हैं। जैसे यहाँ x² है, घटाव यानी -1 है, यानी इसका मतलब है ये दोनों x² और 1 जो है ये माइनस से अलग है, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस है। तो इस तरह से ये 2 पद हुआ, ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। तो ऐसे व्यंजक को हम द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं, यानी बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 5x² के समान पद है, लाइक टर्म्स इसको बोलते हैं। 5x² के लाइक टर्म्स कौन सा है, माने यहाँ क्या है 5x² है, माने x का 2 घातांक है। तो देखिए 2 घातांक वाला पद कौन सा है, ये वाला है। तो ये होगा इसका लाइक टर्म्स यानी समान पद, क्योंकि इसमें भी 2 घातांक है और इसमें भी 2 घातांक है। तो ऐसे पदों को हम क्या बोलते हैं, समान पद या लाइक टर्म्स बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 52 में क्या पूछ रहा है, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ। देखिए ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 3, इसमें भी 3 है और 9 में भी 3 है, 3 3 9 होता है। तो 3 अगर हम निकाल देंगे इस तरह से उभयनिष्ठ के रूप में, तो 3x को 3 से भाग दे देंगे इस तरह से, और 9 को भी 3 से इस तरह से भाग दे देंगे। तो ये 3 1 के 3 कट जाएगा, एक लिखे चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं रहता है, और यहाँ 3 3 9।
अब हम इसको हल करके लिखेंगे। पहला पद क्या हुआ, x गुना 1 x हो जाएगा और दूसरा पद 3। तो ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में देखिए कहाँ है, विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो फैक्टराइजेशन ऑफ 3x + 9 पूछ रहा है तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 53 में क्या पूछ रहा है, इसका सार्वगुणनखंड निकालना है। सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर जो सब में है, a, ac और ac²। तो देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, a जो है वो कॉमन फैक्टर है या सार्वगुणनखंड है। तो a विकल्प नंबर 1 सही होगा। ये ही एक पद ऐसा है जो तीनों में है लेकिन c तीनों में नहीं है। तो जो पद तीनों में रहता है या जितना भी पद रहता है सब में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वगुणनखंड बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग सार्वगुणनखंड निकालते हैं। अब देखिए 54 का प्रश्न हल करना है। x/3 + 1 बराबर है 7/15। यहाँ देखिए इस पद में x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है। इसका मतलब है ये चर है और ये दोनों क्या है, अचर है। तो चर और अचर अगर दिया रहे तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे और अचर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे 1 को यहाँ से हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पहले प्लस साइन था, चिन्ह था, तो इधर आने से माइनस हो जाएगा। अब 1 का मतलब 1 के नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, 15 और 1 का लॉसो लिखेंगे यहाँ 15, इधर लिखेंगे x/3 बराबर, ये जो बराबर है इसको लिख देंगे बराबर। यहाँ 15 और 15 को भाग देंगे इस, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, फिर घटाव है घटाए लगाएंगे, फिर 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 होगा। तो 7 - 15 कितना होगा, 15 से 7 घटाते हैं तो 8 होता है लेकिन 7 से जब 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8/15 यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब देखिए x/3 बाएं तरफ है, दाएं तरफ क्या है, -8/15। तो हम 3 और 15, इस 15 को हम लोग काट सकते हैं। फिर से इसको हल करते हैं। x/3 बराबर क्या लिखे थे, 7/15 घटाव 1 किए थे, तो यहाँ हम लोग 1 के नीचे 1 ले रहे थे, तो 15 और 1 का लॉसो हो जाता है 15। 15 और 15 भाग जाएगा, 1 से विभाजित हो जाता है, 1 गुना 7 करेंगे तो यहाँ 7 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ, फिर 15 गुना 1 करेंगे यहाँ 15 हो जाएगा। इधर x/3 बाएं तरफ लिख के रखेंगे। अब x/3 बराबर क्या लिखेंगे, 7 - 15 माने -8 अभी बताए थे बटा 15। अब देखिए हम लोग ऊपर नीचे जैसे कैंसिल करते हैं तो ऐसे बराबर के दोनों तरफ भी हम लोग इस तरह से नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 और 15 को विभाजित करेंगे तो 3 × 15 हो जाएगा, यानी -8/5 यहाँ बच आ गया, -8/5। तो देखिए यहाँ चौथा विकल्प जो है वही इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी माने बीजीय व्यंजक को हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो गया x बराबर -8/5। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 55 में क्या पूछ रहा है, 15 - 25 भाग 5। तो देखिए 15 - 25 भाग 5 है, तो हम लोग पहले ब्रैकेट, बॉडमास रूल के हिसाब से क्या आता है, बॉडमास जो रूल होता है उसमें ब्रैकेट पहले आता है, इसलिए ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, डिवीजन तीसरा नंबर में है, यानी पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे। तो 15 से 25 घटा देंगे, जैसे 25 से 15 घटाते हैं तो 10 होता है, लेकिन बड़ा से जब छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, और छोटा से जब बड़ा घटाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। भाग 5 करेंगे तो 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना होता है, 5 दूनी 10, माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए 3 - 5 भी करेंगे तो ये भी -2 ही आएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो हम लोग भी उत्तर निकाले -10, तो -2 निकाले, तो -2 किस में होगा, 3 नंबर में होगा, 3 - 5 करने से -2 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है p/7 बराबर 24। तो p का मान निकालना है। तो p का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए इसका विकल्प भी देखते जाइए। p/7 बराबर 24 है, तो p का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस, यह है क्रॉस का चिन्ह, इस तरह से गुना करेंगे। तो p को 1 से गुना करेंगे तो p होगा, और 7 को 24 से गुना करेंगे, जो होगा लिख देंगे 7 चौके 28 होता है, हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो इस तरह से इसका मान आएगा 168। अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं। एक स्कूटी का अंकित मूल्य दिया हुआ है, 20% GST के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा।
आफ्टर एडिंग 20% GST व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटी। तो देखिए 80,000 स्कूटी का अंकित मूल्य दिया हुआ है और 20% इसका हम लोग को क्या निकालना है, GST। तो इसका 20% कितना होगा, तो 20/% मतलब होता है 100, 20/100 करेंगे तो एक कट जाएगा, यहाँ से 2 0 कट जाएगा और यहाँ से 2 0 कट जाएगा। 800 को 20 से गुना करेंगे और तो अभी हम लोग निकाल चुके थे 80,000 और 20% कितना आ रहा था, 800 गुना 20 यानी 1600। 800 गुना 20, 800 गुना 20 16,000। तो यहाँ 16,000 इसके साथ GST हम लोग जोड़ देंगे तो 0,006,819 96,000 इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को भी हल कर लिए। अब हम 58 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दिया है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा। द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज 60 रुपीज़, देन प्राइस ऑफ 10 डजन एग्स। तो देखिए 1 दर्जन अंडे का दाम 60 रुपया है तो 10 दर्जन अंडे का दाम निकालना है हमें। तो 1 से ज़्यादा 10 है तो हम क्या करेंगे, 60 को 10 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 600। तो इस तरह से हम 10 दर्जन अंडे का दाम निकालते हैं 600 रुपया। तो ये एक ही नियम से होता है, जब एक का दाम दिया हुआ रहता है और उससे ज़्यादा का दाम निकालने का रहता है या कीमत निकालने का रहता है तो हम उसे गुना करते हैं और इस विधि द्वारा हम उसका मान को निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखें, ये तरीका है, इसी तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए 59 नंबर में क्या पूछ रहा है कि x + y + z का मान निकालना है। तो ये x है, ये y है और z है और इसका मान है 40 डिग्री। तो एक चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x, चारों कोनों को जोड़ देंगे, x + y + z + 40 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 360। तो x + y + z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को बाएं से दाएं ले जाएंगे और लिखेंगे 360 - 40, 360 डिग्री - 40 डिग्री, तो ये आएगा 320 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग x + y + z का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन जो होता है इस तरह से हम लोग इसको अंकित करते हैं। घन का तीनों भुजाएं बराबर होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। अगर हम इसको लंबाई ले लेते हैं, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई इस तरह से मान लेते हैं, तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है यानी वर्ग होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें हम लोग लेते हैं किनारा का वर्ग। एक पृष्ठ यानी किनारा का वर्ग या भुजा का भी वर्ग हम लोग मान सकते हैं, बोल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसमें हम लोग घन में लेते हैं किनारा, तो किनारा का वर्ग होता है। तो इस तरह से कितना किनारा होता है घन में, 6 किनारा होता है। तो 6 गुना किनारा स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इस तरह से होना चाहिए था 6 × λ² यानी किनारा स्क्वायर, जो भी हो इस तरह से होना चाहिए था। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को 20 प्रश्नों को हल कर लिए और इसको समझ भी गए। आप क्या कीजिएगा, इसी तरह का प्रश्न और भी हल करें या फिर आगे चलकर हम 2020 या 2019 का भी प्रश्न पत्र हल करके देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो प्रश्न पत्र पूछा गया है इसी तरह का प्रश्न आप पुस्तक से भी हल करेंगे तो आप इसका तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बस हम अगला वीडियो फिर अगला विषय का लेके अगला दिन उपस्थित होंगे, तब तक आप इसको तैयार कीजिए। यहीं आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।